नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अन्नू शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको तो पता है कि हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं, जो कि आचार्य शुक्ल द्वारा रचित है, जिसमें हम लोग प्रकरण 3 में आ गए हैं। हम लोग आधुनिक काल का वाचन कर रहे हैं, जिसमें प्रकरण 3 का है गद्य साहित्य का प्रसार, है ना। गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान संवत 1950 से 1975 तक। अब सामान्य परिचय देखिए। इस उत्थान का आरंभ हम संवत 1950 से मान सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसी चिंताओं और आकांक्षाओं का आभास पाते हैं जिसका समय भारतेंदु के सामने नहीं आया था, है ना। भारतेंदु मंडल मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव ही प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगा रहा। अब यह भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था और शिक्षित समाज को अपने इस नए गद्य साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत यह रहा करती थी कि अंग्रेजी की उचित शिक्षा पाए हुए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी साहित्य के नूतन निर्माण में योग नहीं देते और अपनी मातृभाषा से उदासीन रहते हैं। द्वितीय उत्थान में यह शिकायत बहुत कुछ कम हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग धीरे धीरे आने लगे, पर अधिकतर यह कहते हुए कि मुझे तो हिंदी आती ही नहीं। इधर से जवाब मिलता था, तो क्या हुआ, आ न जाएगी, कुछ काम तो शुरू कीजिए। अतः बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही काम शुरू कर दिया। उनकी भाषा में जो दोष रहते थे वे उनकी खातिर से दरगुजर कर दिए जाते थे। जब वे कुछ काम कर चुकते थे, 2-4 चीज़ें लिख चुकते थे, तब तो पूरे लेखक हो जाते थे। फिर उन्हें हिंदी आने न आने की परवाह क्यों होने लगी। इस कालखंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्रायः यह कहा सुना जाता रहा है कि ये संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं, ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान हैं, ये अंग्रेजी के अच्छे पंडित हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी कि ये हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। यह मालूम ही नहीं होता था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज़ है। परिणाम यह हुआ कि यह बहुत से हिंदी के प्रौढ़ और अच्छे लेखक भी अपने लेखों में फारसी दानी, अंग्रेजी दानी, संस्कृत दानी आदि का कुछ प्रमाण देना जरूरी समझने लगे थे। भाषा बिगड़ने का एक और समान दूरी खड़ा हो गया था। हिंदी के पाठकों का वैसा अकाल नहीं था, विशेषतः उपन्यास पढ़ने वालों का। बंगला उपन्यासों के अनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे थे। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिए केवल संस्कृत शब्दों की जानकारी ही आवश्यक समझते थे, जो बंगला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी। यह जानकारी थोड़ी बहुत होते ही वे बंगला से अनुवाद भी कर लेते थे और हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे। अतः एक और अंग्रेजी दानी की ओर से स्वार्थ लेना, जीवन होड़, कवि का संदेश, दृष्टिकोण आदि आने लगे। दूसरी ओर बंग भाषित लोगों की ओर से सिहरना, कादना, बसंत रोग आदि इतना अवश्य था कि पिछले कैड़े के लोगों की लिखावट उतनी अजनबी नहीं लगती थी जितनी पहले कैड़े की। बंग भाषा फिर भी अपने देश की और हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी। उसके अभ्यास से प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। अतः बंग भाषा की ओर जो सुझाव रहा, उसके प्रभाव से बहुत ही परिमार्जित और सुंदर संस्कृत पद विन्यास की परंपरा हिंदी में आई, यह स्वीकार करना पड़ता है। पर अंग्रेजी में विचार करने वाले जब आमटे का अंग्रेजी संस्कृत कोश लेकर अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने बैठते, तब तो हिंदी बेचारी कोसों दूर जा खड़ी होती थी। वे हिंदी और संस्कृत शब्द भर लिखते थे, हिंदी भाषा नहीं लिखते थे। उनके बहुत से वाक्यों का तात्पर्य अंग्रेजी की भावभंगिमा से परिचित लोग ही समझ सकते थे, केवल हिंदी या संस्कृत जानने वाले नहीं। पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदु जी और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं थी। वे इच्छा किया, आशा किया ऐसे प्रयोग भी कर जाते थे और वाक्य विन्यास की सफाई भी उतना ध्यान नहीं रखते थे। पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, मुहावरे के खिलाफ प्रायः नहीं जाती थी। पर द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता और भाषा की रूपहानि दोनों साथ साथ दिखाई पड़ती रही। व्याकरण के व्यतिक्रम और भाषा की अस्थिरता पर थोड़े ही दिनों में कोप दृष्टि पड़ी।
पर भाषा की रूपहानि की और उतना ध्यान नहीं गया, पर जो कुछ हुआ वही बहुत हुआ और उसके लिए हमारी हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। तो ऐसा शुक्ल जी कहते हैं कि हमारा हिंदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। फिर सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियाँ दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण संवर्धनी बातों की चर्चा भी पत्रों में अच्छी चली। विभक्तियां शब्दों से मिलाकर लिखी जानी चाहिए या अलग, इसी प्रश्न को लेकर कुछ काल तक खंडन मंडन के लेख जोर शोर से निकले। इस आंदोलन के नायक हुए, अब देखिए इस आंदोलन के नायक को बता रहे हैं कि कौन हुआ इस आंदोलन का नायक, तो पंडित नारायण जी है ना, पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, जिन्होंने विभक्ति विचार नाम की, इनकी पुस्तक का नाम है विभक्ति विचार है ना, एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी। इस द्वितीय उत्थान में जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों के विस्तृत दृष्टि के भीतर आए, वैसे ही शैली की अनेक रूपता का अधिक विकास भी हुआ। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी शैली में कुछ उनकी निज की शिष्टता रहती थी, जिनकी लिखावट को परख कर लोग यह कह सकते थे कि यह उन्हीं की है। साथ ही वाक्य विन्यास से अधिक सफाई और व्यवस्था आई। विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी आदि अन्य समुन्नत भाषाओं की उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की अर्थोद्घाटनी शक्ति की अच्छी वृद्धि और अभिव्यंजन प्रणाली का भी अच्छा प्रसार हुआ। सघन और गुम्फित विचार सूत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूक्ष्म और गढ़ भावों को झलकाने वाली भाषा साहित्य को कुछ प्राप्त होने लगी। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का दौर भी बहुत कुछ ऊंचा हुआ। बंगला के उत्कृष्ट सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से रुचि परिष्कृत होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलिस्म, तैयारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के सच्चे उपन्यासों की मौलिक रचना का दिन भी ईश्वर ने दिखाया है ना। नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। बाबू राधा कृष्ण दास के महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी की कुछ दिन धूम रही और उसका अभिनय भी बहुत बार हुआ। राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने चंद्रकला भानुकुमार, राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की देखिए नाटक है चंद्रकला भानुकुमार है ना नामक, बहुत बड़े डील डौल का नाटक लिखा था, पर वह साहित्य के विविध अंगों से परिपूर्ण होने पर भी वस्तु वैचित्र के अभाव तथा भाषाओं की कृत्रिमता के कारण उतना प्रसिद्ध न हो सका। बंगला के नाटकों के कुछ अनुवाद बाबू रामकृष्ण वर्मा के बाद भी होते रहे, पर उतनी अधिकता से नहीं जितनी अधिकता से उपन्यासों के। इससे नाटक की गति बहुत मंद रही। हिंदी प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग और काशी की नाटक मंडलियां, जैसे भारतेंदु नाटक मंडली के लिए रंगशाला के अनुकूल 2-1 छोटे मोटे नाटक अवश्य लिखे गए, पर साहित्यिक प्रसिद्धि न पा सके। प्रयाग में पंडित माधव शुक्ल जी और काशी में पंडित गवेकर जी है ना। प्रयाग में कौन था? पंडित माधव शुक्ल जी, और काशी में पंडित गवेकर जी अपनी रचनाओं और अनूठे अभिनयों द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की चिंगारी जगाए रहे। इसके उपरांत बंगला में भी द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों की धूम रही हुई। और बंगला में किसकी नाटकों की धूम रही दोस्तों? तो द्विजेंद्र लाल, ये आपको ध्यान रखना है कि द्विजेंद्र लाल जो है, द्विजेंद्र लाल जी का जिक्र मानस कहान से उपन्यास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें भी इनका जिक्र हुआ है।
जो कि हमारे नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, मानस का हंस। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि मानस का हंस उपन्यास किसकी रचना है। अगर आप सब कमेंट में बता दें तो बहुत अच्छा है। श्री द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों की धूम हुई और उनके अनुवाद में हिंदी में धड़ाधड़। इसी प्रकार बाबू रविंद्र मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात किया जा रहा है। कुछ नाटक भी हिंदी रूप में लाए गए। द्वितीय उत्थान के अंत में दृश्य काव्य की अवस्था यही रही। निबंधों की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया और उसकी परंपरा ऐसी न चली कि हम 5-6 उच्च कोटि के निबंध लेखकों को उसी प्रकार झट से छांटकर बता सकें जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में बता दिए जाते हैं। फिर भी बीच बीच में अच्छे और उच्च कोटि के निबंध मासिक पत्रिकाओं में दिखाई पड़ते रहे। इस द्वितीय उत्थान में साहित्य के एक एक अंग को लेकर जैसे विशिष्टता लेखकों में आनी चाहिए थी, वैसी विशिष्टता न आ पाई। किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति उसे अपना कर बैठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई दी। बहुत लेखकों का यह हाल रहा कि कभी अखबार नवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटक में दखल देते, कभी कविता की आलोचना करने लगते और कभी इतिहास और पुरातत्व की बातें लेकर अब सामने आते। ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करने वाले गूढ़ गंभीर निबंध लेखक कहाँ से तैयार होते। फिर भी भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रदर्शित करने वाले कई अच्छे लेखक इस बीच में बताए जा सकते हैं, जिन्होंने लिखा तो कम है पर जो कुछ लिखा वह महत्व का है। समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंद्र के जीवन काल में ही कुछ न कुछ हो गया था, पर उसका कुछ अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान में ही दिखाई पड़ा। श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पहले विस्तृत आलोचना का रास्ता निकाला। फिर मिश्र बंधुओं और पंडित पद्म सिंह शर्मा ने अपने ढंग पर पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकट किए, पर यह सब आलोचना बहिरंग बातें तक ही रही। भाषा के गुण दोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता इन्हीं सब परंपरागत विषयों तक पहुँची। स्थायी साहित्य में परिगणित होने वाली समालोचना, जिसमें किसी कवि की अंतर्वृत्ति का सूक्ष्म व्यवच्छेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषता दिखाई जाती है, बहुत ही कम दिखाई पड़ी। साहित्यिक मूल्य रखने वाले 3 जीवन चरित्र महत्व के निकले। अब देखिए साहित्यिक मूल्य के 3 जीवन चरित्र कौन कौन से हैं, हम लोग देख लेते हैं। पंडित माधव प्रसाद मिश्र की विशुद्ध चरितावली, स्वामी विशुद्धानंद का जीवन चरित्र है ये, तथा बाबू शिवनंदन सहाय लिखित हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र और गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन चरित्र और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र है ना। ये कुछ महत्व की चीज़ें रही। इस तरह हमारा प्रकरण 3 अब समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रकरण 4 आरंभ करेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।